हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैविक वर्गीकरण के पार्ट 6 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग स्लाइम मोल्ड्स की बात कर रहे थे। प्रोटिस्टा जगत हम पढ़ रहे थे। प्रोटिस्टा जगत में हमने क्राइसोफाइट्स की बात कर ली थी, डायनोफ्लैजिलेट्स की बात कर ली थी, यूग्लिनोइड्स की बात कर ली थी। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट उदाहरण आता है किसके अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, वो क्या है, स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में हमने दो लक्षण देख लिए थे बच्चों। हमने ये देख लिया था कि स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो स्लाइम मोल्ड्स जो हैं बच्चों उनमें कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित है ना। पहले दो क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स, उन्हीं में कोशिका भित्ति थी। यूग्लिना में कोशिका भित्ति नहीं थी और स्लाइम मोल्ड्स में भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। साथ ही साथ ये क्या होते हैं बच्चों, विषम पोषी होते हैं। सारे के सारे स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो विषम पोषी हैं और विषम पोषी में भी वो किस प्रकार के होते हैं, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब है मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण ग्रहण करते हैं। तो मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण ग्रहण करते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड्स। अब इनके लक्षण पढ़ने के लिए ध्यान देंगे बच्चों, इनके लक्षण पढ़ने के लिए हमको इनका जीवन चक्र समझना जरूरी है। तो है क्या, आपको याद रखना है बच्चों, स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं, हां, जो स्लाइम मोल्ड्स हैं बच्चों, ये स्लाइम मोल्ड्स में हम दो प्रकार पढ़ेंगे। बिल्कुल, एक तो होते हैं जिसे हम कहते हैं प्लास्मोडियल प्रकार के स्लाइम मोल्ड्स, और एक दूसरे होते हैं बच्चों जिसे हम कहते हैं कोशिकीय स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, तो हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स कितने प्रकार के हैं बच्चों, स्लाइम मोल्ड्स दो प्रकार के होंगे। एक तो प्लास्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स होंगे और एक कोशिकीय स्लाइम मोल्ड्स होंगे। अब क्या मतलब है, सुनो, सबसे पहले तो उदाहरण याद रखना है। प्लास्मोडियल स्लाइम मोल्ड का उदाहरण होता है बच्चों फाइसेरम। ठीक है, और कोशिकीय स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल होता है डिक्टियोस्टेलम। लेकिन हमारे पास ध्यान रखना, हमारे जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स है और हमारा जो सिलेबस है बच्चों, उसमें हम केवल किस प्रकार के स्लाइम मोल्ड्स की बात करते हैं, प्लास्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स की। ठीक है, तो हम जिन स्लाइम मोल्ड्स की बात करेंगे ना बच्चों, वो कौन से हैं, प्लास्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स की बात करेंगे, जिसका सबसे मुख्य उदाहरण क्या है हमारे पास, फाइसेरम। एक और चीज याद रखेंगे बच्चों, सारे जो स्लाइम मोल्ड्स हैं आप याद रखेंगे वो क्या होते हैं, द्विगुणित। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स भी क्या होंगे आपके पास, द्विगुणित होंगे। है तो दो प्रकार के स्लाइम मोल्ड्स, एक प्लास्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स होंगे और एक कोशिकीय स्लाइम मोल्ड्स। लेकिन हम विस्तार में किन स्लाइम मोल्ड्स के लक्षणों की बात करेंगे, प्लास्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स के लक्षणों की बात करेंगे। ठीक है, कोशिकीय स्लाइम मोल्ड्स के बारे में आपको पता होने की जरूरत नहीं है। तो हम किसकी बात करेंगे बच्चों, प्लास्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स के जीवन चक्र की। आ जाओ भाई, तो हम यहां पर किसकी बात करेंगे, प्लास्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स। अब याद रखना बच्चों, प्लास्मोडियम, हां, ये वो प्लास्मोडियम नहीं है जो मलेरिया उत्पन्न करता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला प्लास्मोडियम अलग चीज है जो हम प्रोटोजोआ में पढ़ेंगे। यहां पर प्लास्मोडियम का अर्थ क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। अब ध्यान देंगे बच्चों, प्लास्मोडियम स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं। हमें इतना मालूम है कि कोई भी स्लाइम मोल्ड, ये सब प्रोटिस्टा जगत में आते हैं, तो ये होंगे तो एक कोशिकीय, बिल्कुल सही। तो मैंने कह दिया ये हमारे पास एक प्लास्मोडियम है और ये प्लास्मोडियम के अंदर एक केंद्रक है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, सॉरी, स्लाइम मोल्ड की एक कोशिका है। ये हमारे पास स्लाइम मोल्ड है और ये स्लाइम मोल्ड के अंदर क्या है बच्चों, केंद्रक। और केंद्रक क्या है, 2n। ठीक है, एक कोशिकीय होते हैं, तो मैंने ये एक कोशिकीय स्लाइम मोल्ड बनाया है जिसके अंदर क्या उपस्थित है, केंद्रक। अब क्या होगा बच्चों, इसके जीवन चक्र में ध्यान से समझेंगे। इसमें अब एक समसूत्री विभाजन होगा।
समसूत्री विभाजन यानी जिसे हम क्या कहते हैं, माइटोसिस। अब अगर आपको याद हो बच्चों, कोशिका विभाजन जब हमने पढ़ा था तो कोशिका विभाजन में हमने समसूत्री विभाजन में पहले केंद्रक विभाजन होता है जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और उसके पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन होता है जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो पहले केंद्रक का विभाजन होगा, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है समसूत्री विभाजन में। यहां पर आपको याद रखना है बच्चों, केवल किसका विभाजन होगा, केंद्रक विभाजन। हां, समसूत्री विभाजन तो है, लेकिन समसूत्री विभाजन में केवल क्या होगा बच्चों, केंद्रक विभाजन। तो केंद्रक विभाजन से क्या होगा बच्चों, कोशिका तो एक रहेगी, लेकिन अब केंद्रक कितने बन गए, 2, है ना। केवल केंद्रक का विभाजन हुआ है तो केंद्रक के विभाजन से क्या हो गया, 2 केंद्रक बन गए, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर केंद्रक विभाजन होगा भाई इनके अंदर फिर किस प्रकार का विभाजन होगा, केंद्रक विभाजन। फिर केंद्रक विभाजन होगा बच्चों, तो अब क्या होगा भाई, हां 4 केंद्रक बन जाएंगे ना, बिल्कुल 4 केंद्रक बन गए। मतलब देख रहे हो आप, केवल किसका विभाजन हो रहा है, केंद्रक या न्यूक्लियस का विभाजन हो रहा है, कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं हो रही। तो आपके पास कैसी अवस्था आ गई बच्चों, एक बहुकेंद्रकीय अवस्था आ गई। बहुकेंद्रकीय या जिसे हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड अवस्था, और इस मल्टी न्यूक्लिएटेड अवस्था को हम सीनोसाइटिक भी कहते हैं, है ना। इस बहुकेंद्रकीय अवस्था में जिसमें केंद्रक विभाजन के द्वारा बहुकेंद्रकीय अवस्था आ रही है, ये एक से अधिक केंद्रक किस कारण बन रहे हैं, एक से अधिक केंद्रक विभाजन के कारण बन रहे हैं। तो इस बहुकेंद्रकीय या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को अपन ने क्या नाम दे दिया बच्चों, सीनोसाइटिक। अब केंद्रक विभाजन हो रहा है, अब धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, कोशिका का आकार बढ़ेगा। हां, प्लाज्मोडियम जो है ना, अब ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे कोशिका के आकार में वृद्धि करेगा। केंद्रक तो वही है, बहुकेंद्रक की अवस्था, लेकिन अब कोशिका का आकार बढ़ेगा। अब आकार बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, जमीन पर, हां यहां पर अगर ये जमीन है तो अब यहां पर क्या होंगी, सूखी पत्तियां पड़ी होंगी, हां गिरी हुई, पेड़ों की टहनियां होंगी, सूखी पत्तियां होंगी और टहनियां होंगी, मतलब मृत कार्बनिक पदार्थ पड़ा होगा। तो अब ये स्लाइम मोल्ड, हां ये जो स्लाइम मोल्ड है, इस स्लाइम मोल्ड की जो अब ये काय है या बॉडी है, जिसमें है तो एक ही कोशिका, लेकिन अब वो एक कोशिका का कोशिका द्रव्य मात्रा में बढ़ गया है, वो फैल रहा है। इसी कोशिका को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है जो मलेरिया उत्पन्न करता है, वो तो अलग है, हम प्रोटोजोआ में पढ़ेंगे आगे। लेकिन ये प्लाज्मोडियम इसकी कोशिका को कह रखा है, जो कोशिका द्रव्य फैल रहा है। ये है तो एक ही कोशिका जो बढ़ रही है, और इसमें कई सारे केंद्रक यानी बहुकेंद्र की अवस्था है। अब ये चादर होती है ना बच्चों, हम लोग चादर ऐसे बिछाते हैं, हां ये चादर के रूप में बिछ रहा है। आपके पास ये पत्तियां टहनियां मृत कार्बनिक पदार्थ हैं, तो ये मृत कार्बनिक पदार्थ को, इसे ऊर्जा चाहिए, भोजन चाहिए, तो ये मृत कार्बनिक पदार्थ पत्तियां जो हैं, टहनियां जो हैं, इनको खाकर ये आकार में वृद्धि करता है, चादर के रूप में बिछ जाता है, फैल जाता है। इसे ही क्या कहेंगे, प्लाज्मोडियम। ये आपके पास मृत पत्तियां हैं या टहनियां हैं, है ना, और इससे ये मृत कार्बनिक पदार्थ से ही अपना भोजन करेगा, और चादर के रूप में ये जमीन पर या डैम क्षेत्रों में, मृदा वाले क्षेत्रों में फैलता रहेगा। इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। तो क्या हुआ बच्चों, जीवन काल में वापस देखो, हम एक कोशिकीय स्लाइम मोल्ड की बात कर रहे थे। एक कोशिकीय स्लाइम मोल्ड में जो केंद्रक है वो द्विगुणित है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था स्लाइम मोल्ड सारे द्विगुणित होंगे। हमने इनमें वृद्धि की, ये वृद्धि कैसे करेगा, विभाजन के द्वारा,
लेकिन इसमें विभाजन केवल केंद्रक विभाजन हो रहा है, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हो रहा। तो इसमें बच्चों केवल क्या देखा जा रहा है, केंद्रक विभाजन। और केंद्रक विभाजन हो के कौन सी अवस्था आ जाती है, बहुकेंद्रकीय अवस्था या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। अब ये जो बहुकेंद्रकीय अवस्था है, सिनोसाइटिक अवस्था है, इसमें केंद्रक तो कई सारे हैं, लेकिन कोशिका का आकार बढ़ रहा है। कोशिका एक ही है, आकार में वृद्धि कर रही है। और कैसे, भोजन, मृत कार्बनिक पदार्थों को आप भोजन ले रही हैं और चादर के रूप में बड़ी बिछती जा रही हैं या फैलती जा रही हैं। और इस संरचना को, स्लाइम मोल्ड की इसी संरचना को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। अब ये तो सब अनुकूल परिस्थितियों में हो रहा है। जब पर्याप्त भोजन उपस्थित है, आर्द्रता उपस्थित है, तो आपके पास ये स्लाइम मोल्ड वृद्धि कर रहा है। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएंगी, जब आर्द्रता नहीं रहेंगी, ये मृत कार्बनिक पदार्थ की कमी हो जाएगी, है ना। हमेशा अनुकूल परिस्थितियां थोड़ी रहती हैं। परिस्थितियां खराब होने लग गई या प्रतिकूल परिस्थितियां हो गई, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में अब इसे बचना पड़ेगा, सरवाइव करना पड़ेगा और जनन दर्शाना पड़ेगा। तो क्या होता है बच्चों, प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर, प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर ये जो प्लाज्मोडियम है, हां, ये जो प्लाज्मोडियम है ना बच्चों, ये जो स्लाइम मोल्ड का प्लाज्मोडियम है, ये अपने प्लाज्मोडियम के ऊपर कोने पर फ्रूटिंग काय का निर्माण करेंगे। हां, ये अपने कोनों पर किसका निर्माण करेंगे बच्चों, फ्रूटिंग काय का निर्माण करेंगे। फ्रूटिंग काय क्यों निर्मित करने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि परिस्थितियां प्रतिकूल हो चुकी हैं, भोजन उपलब्ध नहीं है, वातावरण में आर्द्रता नहीं है, खराब वातावरण आ चुका है। तो अब इन्हें सरवाइव करने के लिए, जीवित रखने के लिए इनको जनन करना पड़ेगा। तो फिर ये किसका निर्माण करेंगे, फ्रूटिंग काय का निर्माण करेंगे। इन फ्रूटिंग काय में, हां, इन फ्रूटिंग काय में अब मियोसिस होगा, और फ्रूटिंग काय में मियोसिस के द्वारा अंदर बीजाणु का निर्माण होगा। फ्रूटिंग काय के अंदर किसका निर्माण होगा बच्चों, बीजाणु का। और बीजाणु का निर्माण मियोसिस से होगा, इसलिए बीजाणु क्या होंगे, अगुणित। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत है, प्रोटिस्टा जगत में लैंगिक जनन, मियोसिस होगा, युग्मक बनेंगे। तो यहां तक तो क्या था भाई, अनुकूल परिस्थितियां थी। अनुकूल परिस्थितियों में स्लाइम मोल्ड जैसे चादर के रूप में फैल रहे थे, इनका प्लाज्मोडियम विस्तारित हो रहा था, मृत कार्बनिक पदार्थ से भोजन ले रहा था। जैसे ही परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई, प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर ही प्लाज्मोडियम ने कोने पर किसका निर्माण करने लग गए, फ्रूटिंग काय का। फ्रूटिंग काय में अर्धसूत्री विभाजन हुआ और बीजाणु निर्मित हो गए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, और यह क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है। वैसे तो अभी जब अपन ने स्लाइम मोल्ड्स की बात की, तो स्लाइम मोल्ड्स में केंद्रक कोशिका भित्ति नहीं थी, है ना। यह मैंने अभी पॉइंट लिखा भी है कि स्लाइम मोल्ड्स में कोशिका भित्ति नहीं होती। बिल्कुल सही बात, कोशिका भित्ति नहीं होती। लेकिन जब यह बीजाणु का निर्माण होगा, स्पोर्स का, तो इन बीजाणु के बाहर मोटी भित्ति होती है। तो यह तो पादप समान लक्षण हो गया भाई। तो जो बीजाणु इनमें बनते हैं, उन बीजाणु में, क्योंकि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बने हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में इनका बचना जरूरी है, तो इसके लिए वो बाहर की तरफ एक मोटी भित्ति का निर्माण कर लेते हैं। तो इन बीजाणु के बाहर आपको क्या मिलेगा बच्चों, भित्ति उपस्थित होती है। तो बीजाणु में क्या होंगी, भित्तियां। फिर ये बीजाणु का प्रकीर्णन होगा, बीजाणु वायु के द्वारा बिखेर दिए जाएंगे और जनन के द्वारा नया स्लाइम मोल्ड बना देंगे। हां, ये बीजाणु एन है ना, तो ये बीजाणु जब वायु में फैलकर जमीन पे फैलेंगे, तो ये बीजाणु आपस में वापस संलयित होंगे और युग्मक के रूप में काम करेंगे। संलयित होकर वापस 2n बना देंगे और नया स्लाइम मोल्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये किसका जीवन चक्र हो गया बच्चों, स्लाइम मोल्ड का।
अनुकूल परिस्थितियां थी, जब तक तो यह फैल रहा था प्लाज्मोडियम के रूप में। प्रतिकूल परिस्थितियों में किसका निर्माण हुआ? फ्रूटिंग काय। फ्रूटिंग काय में अर्धसूत्री विभाजन से क्या बने? बीजाणु। बीजाणु का लक्षण क्या है? कि उनमें भित्ति है और ये वायु के द्वारा फैल जाते हैं। फिर वायु के द्वारा जब नए क्षेत्र में फैलते हैं तो वहां पर संलयित होकर नया स्लाइम मोल्ड बना देंगे। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट्स लिख ले हमारे पास, क्या क्या ध्यान रखना है। तो पहली चीज तो याद रखनी है, तो अनुकूल परिस्थितियों में स्लाइम मोल्ड की काय चादर के रूप में फैलती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कैसी अवस्था है बच्चों? सिनोसाइटिक या बहुकेंद्रकीय। फिर बता रहा हूं, ये वो मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, ये अलग स्लाइम मोल्ड की काय है। फिर नेक्स्ट, यह प्लाज्मोडियम मृत कार्बनिक पदार्थों से क्या लेता है? पोषण ग्रहण करता है। ठीक है, तो आपके पास अनुकूल परिस्थितियों में क्या हो रहा है? स्लाइम मोल्ड जो है उसकी काय चादर के रूप में फैल रही है, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, और यह प्लाज्मोडियम मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण ग्रहण करेगा। ठीक है, फिर आपके पास परिस्थितियां या प्रतिकूल परिस्थितियों में फिर क्या होगा बच्चों? जब प्रतिकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम किसका निर्माण करता है बच्चों? फ्रूटिंग काय का निर्माण करता है। फ्रूटिंग काय का निर्माण करता है, जिसके भीतर या इन फ्रूटिंग काय के भीतर मियोसिस के द्वारा अगुणित बीजाणु निर्मित होते हैं। अगुणित बीजाणु, या जिसे हम क्या कहते हैं? स्पोर्स। ठीक है, फिर इन बीजाणु का विशेष लक्षण क्या है? इनमें भित्ति पाई जाती है। तो यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। इन बीजाणु यानी स्पोर्स में भित्ति उपस्थित होती है। ठीक है, इन बीजाणु में क्या है भाई? भित्ति उपस्थित है, और ये वायु द्वारा प्रकीर्णन दर्शाते हैं। ठीक है, इनमें प्रकीर्णन मतलब ये फैलते कैसे हैं? वायु के द्वारा प्रकीर्णन दर्शाते हैं। तो ठीक है, फिर प्रकीर्णन के बाद ये अगुणित हैं, इनमें संलयन होगा और संलयन से नए स्लाइम मोल्ड्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने किसकी बात कर ली है? स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स में तो कोशिका भित्ति नहीं होती, विषम पोषी हैं, मृतोपजीवी हैं। ये उनका पूरा जीवन चक्र मैंने आपको समझा दिया। अनुकूल परिस्थितियों में इन्हें हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, इनके मुख्य काय को, और प्रतिकूल परिस्थितियों में
जब फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करेंगे उनमें अगुणित बीजाणु निर्मित होंगे जिनमें भित्ति पाई जाती है। और हमने ये किसकी बात की है? इन्हीं को प्लास्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं, द्विगुणित होंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है? फाइसेरम होता है। ठीक है भाई। फिर स्लाइम मोल्ड्स के बाद अंत में आखिरी में हमारे पास कौन से प्रोटिस्टा आ जाते हैं भाई? प्रोटोजोआ। अंत में हमारे पास कौन से आखिरी प्रोटिस्टा अब हम पढ़ेंगे जिन्हें हम क्या कहेंगे? प्रोटोजोआ। हां बिल्कुल, ये जंतु कोशिका के पूर्वज ही हैं, है ना। सभी जो जंतु कोशिकाएं हैं, जंतु कोशिका तो बहुकोशिकीय होते हैं, सभी जंतु क्या होते हैं? बहुकोशिकीय। लेकिन जिन जंतु जो एक कोशिकीय यूकैरियोट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। और इसलिए इसको हमने किस में रखा हुआ है? इसलिए हमने इनको प्रोटिस्टा जगत में रखा हुआ है। तो प्रोटोजोआ क्या है भाई? आप इनको कह सकते हो, बिल्कुल है तो ये एक कोशिकीय यूकैरियोट्स यानी जंतुओं के पूर्वज। ठीक है। अब प्रोटोजोआ में भी क्या है भाई? जंतुओं के पूर्वज हैं, तो इनमें लक्षण तो क्या याद रखने हैं? इनमें कोशिका भित्ति अब नहीं है। प्रोटोजोआ में क्या नहीं मिलेगी भाई? कोशिका भित्ति एब्सेंट है ना। हां, कुछ कवच होते हैं इनके ऊपर, सिलिका के कवच हो सकते हैं, लेकिन भित्ति नहीं कहते। कोशिका भित्ति आपको प्रोटोजोआ में नहीं मिलेगी। और ये प्रोटोजोआ सभी के सभी क्या होते हैं भाई? विषमपोषी। सभी के सभी क्या हैं? विषमपोषी होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं देखा जाता। अब वैसे तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, सभी के सभी विषमपोषी हैं, प्रोटोजोआ ठीक है। अब प्रोटोजोआ में भी बच्चों हम 4 अलग अलग वर्ग पढ़ेंगे। हां, प्रोटोजोआ में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? 4 अलग अलग वर्ग। तो प्रोटोजोआ को जब हम 4 अलग अलग वर्गों में विभेदित करते हैं ना, तो किस आधार पे भाई हमने प्रोटोजोआ के ये 4 अलग अलग वर्ग किस आधार पे बनाए हैं? गमनांगों के आधार पर। हां, इनमें गति या चलन किस कारण होता है? सीलिया के कारण होता है, फ्लैजिला के कारण होता है, कूटपाद के द्वारा होता है। तो इन जंतुओं में या इन प्रोटोजोआ में गमनांग कौन कौन से हैं? गति या चलन में कौन सी संरचनाएं काम करती हैं? तो गमनांगों के आधार पर हम प्रोटोजोआ को कितने वर्गों में विभेदित करते हैं बच्चों? 4 क्लासेस या वर्ग में विभेदित करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है भाई। किस आधार पे आपको याद रखना है? गमनांगों के आधार पर। ठीक है। गमनांग का मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन्स। तो गमनांगों के आधार पर प्रोटोजोआ को 4 वर्गों में विभेदित किया जाता है। ठीक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको याद रखना है कि हम प्रोटोजोआ को 4 वर्गों में विभेदित तो कर रहे हैं, लेकिन प्रोटोजोआ को 4 वर्गों में विभेदित किस आधार पे कर रहे हैं? तो आपको याद रखना है गमनांगों के आधार पर कर रहे हैं। तो गमनांगों के आधार पर प्रोटोजोआ के 4 प्रकार क्या हो गए भाई? आ जाओ देखें। ठीक है। पहले आते हैं जिसे हम कहते हैं राइजोपोडा या सार्कोडेना या अमीबॉइड प्रोटोजोआ। दूसरे आपके पास फ्लैजिलेटा या मास्टिगोफोरा प्रोटोजोआ।
तीसरे सीलिएटा और चौथे स्पोरोजोआ। ठीक है, तो अपन ने क्या किया है भाई, प्रोटोजोआ को 4 वर्गों में विभेदित कर दिया। और प्रोटोजोआ को 4 वर्गों में विभेदित किस आधार पर किया है, किस आधार पर किया है, गमनांगों के आधार पर, गमन में कौन सी संरचनाएं काम करती हैं। तो आपको बेसिकली इनमें 2 ही चीजें याद रखनी है, एक तो ये चारों वर्ग के नाम, इनमें गमनांग कौन से होंगे और इनके उदाहरण क्या क्या हैं, है ना। तो सबसे पहले गमनांगों की बात करें भाई, तो राइजोपोडा, इसका नाम ही अमीबॉइड है भाई, इसमें गमन हेतु क्या संरचना होती है भाई, कूटपाद, जिसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, है ना। कूटपाद या स्यूडोपोडिया याद है, अमीबा को देखा है आपने, तो अमीबा कैसे घूमता है या कैसे चलता है। अमीबा के जो कोशिका द्रव्य हैं, वो कोशिका द्रव्य अमीबा का वो विस्तारित होता है। जैसे हमारी WBC कोशिकाएं हैं, हमारे WBC कोशिकाओं में भी अमीबॉइड गति पड़ी थी ना, जिसमें हमारे पास जो कोशिका है उसका कोशिका द्रव्य पैरों के रूप में फैल जाता है। हां, तो गमन हेतु कूटपाद या स्यूडोपोडिया किसमें काम करेंगे, अमीबॉइड या राइजोपोडा में। फ्लैजिलेटा में आपको मालूम चल ही गया, गमन के लिए क्या होगा, फ्लैजिला, गमन के लिए क्या होगा, फ्लैजिला। सीलिएटा में गमन के लिए क्या पाया जाएगा, सीलिया। और स्पोरोजोआ में गमनांग अनुपस्थित हैं, गमनांग नहीं पाए जाते। तो ऐसे प्रोटोजोआ बच्चों, ऐसे प्रोटोजोआ जिसमें गमनांग नहीं पाए जाते, वो कौन से हो गए, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में गमनांग नहीं होंगे। सीलिएटा नाम से ही इसमें सीलिया होंगे। फ्लैजिलेटा में फ्लैजिला होंगे। अब फ्लैजिलेटा ना पूछकर मास्टिगोफोरा पूछ सकते हैं, तो मास्टिगोफोरा वाले प्रोटोजोआ में फ्लैजिला होगा। और अमीबॉइड नहीं पूछकर राइजोपोडा या सार्कोडेना पूछ सकते हैं, तो भी आपको याद रखना है उसमें कूटपाद या स्यूडोपोडिया होगा। तो 4 वर्ग हैं प्रोटोजोआ के, चारों वर्ग में गमन या गति के लिए कौन कौन सी संरचनाएं हैं मैंने लिख दिया है। कौन से प्रोटोजोआ हैं जिसमें गमनांग नहीं होते, स्पोरोजोआ। अच्छा, यह भी आपसे पूछ सकते हैं इनमें से सबसे कुशल, सबसे एफिशिएंट गमनांग कौन से हैं, तो आंसर क्या करेंगे, सीलिएटा। सबसे कुशल या मोस्ट एफिशिएंट जो आपसे पूछ लिया जाए गमनांग कौन से हैं, तो सबसे कुशल या मोस्ट एफिशिएंट कौन से हो गए, सीलिया। इसका एक कारण है, एक तो सीलिया की संख्या बहुत अधिक होती है, वो गमन में भी काम करते हैं और वो भोजन को धक्का देकर प्रोटोजोआ के अंदर भी भेज देते हैं। तो गमन में भी सहायक हैं और भोजन को अंदर धक्का देने में भी सहायक हैं। इसलिए ज्यादा कुशल संरचना हमेशा कौन सी होगी, सीलिया। आपसे पूछ लिया जाए कौन से गमनांग सबसे कुशल, सबसे बेहतर, तो आंसर क्या करेंगे, सीलिएटा। तो सबसे पहले तो आपको गमन हेतु ये संरचनाएं हैं वो याद रखनी है, वो मैंने बता दिया। अब उदाहरण ध्यान रखने हैं। इसमें कौन से उदाहरण, इसमें सारा खेल ही क्या है, उदाहरण का। तो एक एक करके उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अमीबॉइड प्रोटोजोआ की। तो सबसे पहले अमीबॉइड प्रोटोजोआ, इनको हम और किस नाम से जानते हैं, राइजोपोडा या सार्कोडेना। ठीक है, इसमें गमनांग तो अपन ने देख ही लिया। गमनांग क्या है भाई, कूटपाद या स्यूडोपोडिया, ये हमने देख लिया। अच्छा, इनमें याद रखना है, इनमें जो लवणीय जल में पाए जाते हैं ना, वो प्रोटोजोआ जो लवणीय जल में पाए जाते हैं, उनमें एक सिलिका का कवच पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, लवणीय जल
वाले प्रोटोजोआ में सिलिका का कवच पाया जाता है। ठीक है, और इसमें उदाहरण, तो इसका सबसे प्रमुख उदाहरण तो है अमीबा, और एक और उदाहरण है एंटामीबा। अमीबा है, एंटामीबा। एंटामीबा जो होता है ना बच्चों, वो एक परजीवी है और ये मानव में एक रोग उत्पन्न करता है। हां, एंटामीबा मानव में एक रोग उत्पन्न करता है। कौन सा? अमीबिक डाइसेंट्री या अमीबायसिस, है ना। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। मानव रोग हमारे सिलेबस में है, जिसमें हम प्रतिरक्षक तंत्र और मानव रोग की बात करेंगे। तो उसमें हम ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये एक प्रोटोजोआ है जो अमीबायसिस रोग उत्पन्न करता है, जिसमें आपके विष्ठा या मल, हां, पॉटी में खून के धब्बे निकलते हैं। तो वो कौन सा रोग है? अमीबिक डाइसेंट्री या अमीबायसिस। कौन उत्पन्न करता है? एंटामीबा। तो ये एक परजीवी प्रोटोजोआ है। कैसे उत्पन्न करता है, ये सब हम मानव रोग में पढ़ेंगे, है ना। मानव रोग में हम किसकी बात करेंगे? इस अमीबायसिस रोग की। तो ये तो हमने किसकी बात कर ली बच्चों? अमीबॉइड प्रोटोजोआ की। फिर सेकंड आ जाओ। सेकंड हमारे पास क्या है भाई? फ्लैजिलेटा। फ्लैजिलेटा प्रोटोजोआ, है ना, जिसको अपन ने मास्टिगोफोरा भी कह रखा है। अब इसमें आपके पास गमनांक कौन से हैं? इसमें गमनांक फ्लैजिला है। तो सर फ्लैजिला तो डायनोफ्लैजिलेट्स में भी थे, यूग्लिना में भी थे, उनको प्रोटोजोआ में क्यों नहीं रखा? क्योंकि डायनोफ्लैजिलेट स्वपोषी थे, प्रकाश संश्लेषी थे, इसलिए इसमें नहीं रखा। यूग्लिना में मिश्रित पोषण देखा जाता था, इसलिए नहीं रखा। यहां पर सारे विषम पोषी हैं, हां, इसलिए। अब इसमें कई सारे उदाहरण हैं भाई। इसमें ट्राइपैनोजोमा एक उदाहरण, इसमें आपके पास ट्राइकोमोनास दूसरा उदाहरण, ट्राइकोनिम्फा ये भी एक उदाहरण, है ना। क्या क्या है भाई? ये ट्राइपैनोजोमा, ये भी मानव में एक रोग उत्पन्न करता है भाई। अफ्रीका में रोग देखा जाता है, एक अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, इसके बारे में भी हम मानव रोग में पढ़ेंगे बच्चों। ट्राइपैनोजोमा है ना, ये मानव में एक रोग उत्पन्न करता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इस रोग के बारे में भी हम मानव रोग में पढ़ेंगे। एक सीसी मक्खी होती है, सीसी फ्लाई, वो सीसी फ्लाई वाहक के रूप में काम करती है, और ट्राइपैनोजोमा ये रोग उत्पन्न करता है मानव में। ट्राइकोमोनास ये अपन ने पढ़ा था, ट्राइकोमोनियासिस याद है, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो हमने जनन में पढ़ा था। एक और उदाहरण इसमें याद रख सकते हो, लीशमानिया। लीशमानिया भी पढ़ेंगे बच्चों, ये भी एक रोग उत्पन्न करता है मानव में, ये भी एक रोग उत्पन्न करता है, काला अजहर। बिल्कुल, तो ये काफी रोगजनक हैं, ये प्रोटोजोआ हैं, ये काफी प्रोटोजोआ मानव में रोग उत्पन्न करते हैं। अनिद्रा रोग ट्राइपैनोजोमा है, ट्राइकोमोनास एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ट्राइकोमोनियासिस उत्पन्न करता है, लीशमानिया काला अजहर, ये सब हम पढ़ेंगे बच्चों। सारे मानव रोग हम मानव रोग वाले चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे। तो ये सब किसके उदाहरण हो गए आपके पास? फ्लैजिलेटा प्रोटोजोआ के। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आएगा भाई? फिर तीसरे हमारे पास आते हैं सीलिएटा प्रोटोजोआ, है ना। इनमें गमनांक के रूप में क्या है? सीलिया। अब इसका सबसे प्रमुख उदाहरण भाई, एक तो उदाहरण आता है वॉर्टिसेला, वो तो ठीक है, एक और उदाहरण आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? सुनो एक एक करके।
सबसे पहले तो पैरामीशियम का चित्र एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पैरामीशियम को हम किस नाम से जानते हैं? स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं। ठीक है, स्लीपर एनिमलक्यूल क्यों कहते हैं? इसका आपने शेप, आकार देखा है, चप्पल और जूते जैसा आकार होता है, तो ये हमारी चप्पल या जूते के आकार के होते हैं, इसलिए इसको स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं, क्योंकि इसका शेप जो है वो चप्पल जैसा या जूते जैसा होता है। हां, एनसीईआरटी में दे रखा है बच कुछ इस तरह से। ठीक है ना, तो ये इस तरह से आपके पास ये पैरामीशियम की संरचना होती है। इसके बाद ये सारे सीलियां हैं। ठीक है, ये सारे इसकी सतह पर क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। अब पैरामीशियम इंपॉर्टेंट क्यों है, सुनो। सबसे पहला लक्षण जो आपको याद रखना है, पैरामीशियम में आपको पता होना चाहिए 2 केंद्रक पाए जाते हैं। हां, पैरामीशियम जो है ना वो बाय न्यूक्लिएटेड, इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। 2 केंद्रक कौन से होते हैं बच्चों? सुनो, एक तो बड़ा केंद्रक होता है जिसे हम कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, और एक छोटा न्यूक्लियस होता है जिसे कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। यह विशेष लक्षण है जो पैरामीशियम का आपको पता होना चाहिए। तो पैरामीशियम में क्या है भाई? सबसे पहले तो 2 केंद्रक पाए जाएंगे, एक बड़ा केंद्रक जिसे क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूक्लियस, और एक छोटा केंद्रक जिसे कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। जो बड़ा केंद्रक है ना बच्चों, ये कायिक लक्षणों में काम करता है। ये क्या करता है? कायिक लक्षणों का नियमन। और जो छोटा केंद्रक है माइक्रोन्यूक्लियस, वो क्या करेगा? जनन में कार्य करता है। ठीक है, तो कायिक लक्षणों में कौन काम करेगा? कायिक लक्षणों का नियंत्रण बड़ा केंद्रक या मैक्रोन्यूक्लियस करता है, और जनन में कौन काम करेगा? माइक्रोन्यूक्लियस। पहली चीज तो यह याद रखनी है। दूसरा, पैरामीशियम के बारे में एक और चीज याद रखेंगे। हां, इंपॉर्टेंट क्या है कि पैरामीशियम में अलैंगिक जनन भी है और लैंगिक जनन भी है। यह ही ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट भी। पैरामीशियम में लैंगिक जनन को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, और अलैंगिक जनन जो होता है वो होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। हां भाई, ये 2 लक्षण याद रखने हैं। ये 2 लक्षण क्या याद रखने हैं? सुनो तो सही। पैरामीशियम को स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं क्योंकि इसका जो आकार है वो मैंने कहा जूते या चप्पल जैसा होता है। फिर 2 लक्षण और याद रखने हैं। एक तो पैरामीशियम के अंदर 2 केंद्रक मिलते हैं। हां, यह सवाल बहुत कॉमन है, आता भी है। तो पैरामीशियम में 2 केंद्रक हैं, एक बड़ा और एक छोटा। जो बड़ा केंद्रक है मैक्रोन्यूक्लियस, वो किसका काम करता है? कायिक लक्षणों के नियमन में काम करेगा। और दूसरा जो है छोटा न्यूक्लियस या माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो जनन में कार्य करेगा। फिर पैरामीशियम में मैंने आपको बताया 2 तरह के जनन हैं। एक तो अलैंगिक जनन होगा जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, द्विविखंडन होगा लेकिन अनुप्रस्थीय रूप से। युग्लिना में बताया था, युग्लिना में लंबवत द्विविखंडन हो रहा था। इसमें अनुप्रस्थीय, साइड से तिरछा अनुप्रस्थीय द्विविखंडन होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। यह कॉन्जुगेशन तो अपन ने जीवाणु में भी पढ़ा था। जीवाणु में पढ़ा था ना, 2 जीवाणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और डीएनए का स्थानांतरण होता है। हां, तो यहां पर कॉन्जुगेशन उस जैसा ही होता है बच्चों। यहां पर भी क्या होता है? 2 पैरामीशियम जो है ना, 2 पैरामीशियम एक दूसरे के पास आ जाते हैं। 2 पैरामीशियम जो हैं वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और माइक्रोन्यूक्लियस जो केंद्रक है ना छोटा, माइक्रोन्यूक्लियस का आदान प्रदान कर लेते हैं। हां, वहां पर डीएनए का स्थानांतरण होता है।
यहां पर माइक्रोन्यूक्लियस, इस छोटे केंद्रक का स्थानांतरण होता है। तो दो पैरामीशियम एक दूसरे के संपर्क में आ गए, केंद्रक का स्थानांतरण हुआ, यह कॉन्जुगेशन। जीवाणु में सयुग्मन कॉन्जुगेशन क्या था? दो जीवाणु एक दूसरे के संपर्क में आए और डीएनए का स्थानांतरण। तो वो कॉन्जुगेशन जीवाणु में भी उसे कहते हैं, और पैरामीशियम में से कॉन्जुगेशन। कौन सा केंद्रक काम करेगा भाई? माइक्रोन्यूक्लियस, क्योंकि ये किसमें काम करता है? जनन में कार्य करता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन दो याद रखना, जीवाणु का अलग और आपके पास पैरामीशियम में अलग। ठीक है, तो ये पैरामीशियम के लक्षण। फिर आखिरी में आखिरी प्रोटोजोआ कौन से आ गए भाई? आखिरी आ गए स्पोरोजोअन। स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ है, इसमें तो गमनांग नहीं पाए जाते, इसमें गमनांग एब्सेंट है भाई। और इसमें दो उदाहरण, हां, प्लाज्मोडियम। इसमें प्लाज्मोडियम, वही प्लाज्मोडियम जो मलेरिया उत्पन्न करता है। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला प्लाज्मोडियम इस स्पोरोजोआ में आएगा। मलेरिया का पूरा और प्लाज्मोडियम का पूरा जीवन चक्र हमारे सिलेबस में है। प्लाज्मोडियम का पूरा जीवन चक्र, वो मलेरिया कैसे उत्पन्न करता है, ये हम मानव रोग में पढ़ेंगे भाई। याद रखना बच्चों, इनमें से काफी प्रोटोजोआ जो है ना, ये सभी प्रोटोजोआ जो रोग उत्पन्न कर रहे हैं, ये सारे रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ का विस्तार में हम मानव रोग में अध्ययन करेंगे कि उनके जीवन काल कैसा होता है, कैसे वो रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और दूसरा उदाहरण एक और आता है भाई, मोनोसिस्टिस। ये भी एक परजीवी है बच्चों, परजीवी जो अर्थवर्म यानी केचुए के शुक्राशय में रहता है। और क्या करता है? शुक्राणु का भक्षण। तो दो इंपॉर्टेंट उदाहरण आपको याद रखने हैं बच्चों। दो किसके उदाहरण आप याद रखोगे? आपको स्पोरोजोआ में दो उदाहरण याद रखने हैं, एक प्लाज्मोडियम और एक मोनोसिस्टिस। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया उत्पन्न करता है, इसका जीवन चक्र विस्तार में, मलेरिया के लक्षण विस्तार में हम मानव रोग में देखेंगे। और दूसरा है मोनोसिस्टिस, ये भी एक परजीवी है, ये केचुए के शुक्राशय में रहता है और शुक्राणु का भक्षण करता है। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात कर ली भाई? प्रोटोजोआ की, है ना। प्रोटोजोआ को अपन ने 4 वर्गों में विभेदित किया है। 4 वर्गों में विभेदित करने का आधार किस आधार पर किया? गमनांगों के आधार पर किया। और गमनांगों के आधार पर 4 प्रकार के प्रोटोजोआ हमने देख लिए, उनमें उदाहरण आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, तो प्रोटिस्टा जगत हमारे पास पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, प्रोटिस्टा जगत हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। मोनेरा जगत हो चुका है, प्रोटिस्टा जगत। तो अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा जगत आएगा? कवक। नेक्स्ट कौन सा किंगडम आता है हमारे पास? फंगाई, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? जगत कवक। अब पहली चीज बच्चों, ये जो कवक जगत है या किंगडम फंगाई है, तीसरा का किंगडम हम पढ़ रहे हैं, इसका भी डोमेन क्या होगा? अब सबका डोमेन क्या होगा? यूकैरियोट्स, है ना। जो कवक जगत है, कवक जगत या किंगडम फंगाई, इसका भी डोमेन क्या होगा भाई? यूकैरियोट्स ही होगा। फिर कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेक्स्ट बिंदु तो ये इंपॉर्टेंट है, कवक के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं बच्चों, है ना। एक याद रखना, माइको का मतलब ही कवक है बच्चों।
जहां कहीं भी माइको शब्द आ जाए ना आपके पास, तो माइको का मतलब ही किससे संबंधित है? कवक से संबंधित। माइको का मतलब ही कवक से संबंधित है। तो कवक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो कवक जगत की बात हो रही है। यूकैरियोट्स डोमेन में आएंगे, सारे यूकैरियोट्स हैं, और इस अध्ययन को क्या कहेंगे? माइकोलॉजी। फिर आवास की बात करें बच्चों, तो कवक पाए कहां जाते हैं? तो कवक सभी जगह पाए जाते हैं। हां, और जो सार्वत्रिक रूप से पाए जाते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है सभी आवासों में पाए जाते हैं भाई। ठीक है, स्थलीय आवास हो, जलीय आवास हो, कवक हर जगह पाए जाते हैं, सभी आवासों में पाए जाते हैं। हां, जहां पर आर्द्रता ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है, थोड़ा गर्म तापमान होता है, वहां पर इनकी वृद्धि अधिक होती है। तो गर्म व नमी वाले वातावरण में वृद्धि अधिक होती है। ठीक है, तो गर्म और नमी वाले वातावरण में इनमें क्या पाई जाएगी? वृद्धि अधिक होगी। बट वैसे ये सभी आवासों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। तो फंगाई की बात हो रही है, किंगडम फंगाई। इनमें डोमेन कौन सा हो गया? यूकैरियोट्स। इसके अध्ययन को हमने क्या नाम दे दिया? माइकोलॉजी। और ये सभी आवासों में पाया जाएगा। अब एक एक करके लक्षण, सबसे पहले हम इनकी बात करें तो कोशिका भित्ति की बात करें भाई। इनके अंदर कोशिका भित्ति होगी, बिल्कुल होती है कवक में। और कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन। मुख्य रूप से तो काइटिन एवं पॉलीसैकेराइड्स। अब देखो बच्चों, वैसे तो काइटिन को अपन फंगल सेल्यूलोज भी कहते हैं। काइटिन के बारे में कहां पढ़ा था अपन ने? जैव अणु में। काइटिन के बारे में हम जैव अणु में पढ़ चुके हैं, याद है? जैव अणु में हमने पढ़ा था काइटिन के बारे में क्या? कि ये एक होमोपॉलीसैकेराइड होता है, और एक होमोपॉलीसैकेराइड है जिसमें शर्करा कौन सी होती है? एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन वो शर्करा किसमें मिलेगी? काइटिन में। हम पढ़ चुके हैं। अब एक चीज याद रखना बच्चों, हां, कुछ कवक ऐसी होती हैं, कुछ कवक ऐसी होती हैं बच्चों जिनमें सेल्यूलोज भी होता है। हां, हम आगे देखेंगे। ऊमाइसिटीज वर्ग की कवक होती है, उनमें सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो सेल्यूलोज वाली कोशिका भित्ति भी कुछ कवक में मिलती है, लेकिन ज्यादातर अधिकांश कवक में आपको याद रखना है कोशिका भित्ति किससे बनी है? काइटिन यानी नॉन सेल्यूलोज से। फिर कोशिका भित्ति की हमने बात कर ली। दूसरा, कोशिका भित्ति के बाद इनकी जो काय संगठन है, तो काय संगठन तो ये क्या होती है भाई? बहुकोशिकीय। कवक तो क्या होती है? बहुकोशिकीय है, और ढीले उत्तक हैं इनमें, यानी जिसे हम कहते हैं लूज टिश्यूज। ठीक है, तो काय संगठन कैसा है भाई कवक का? कवक का काय संगठन है बहुकोशिकीय और ढीले उत्तक इनमें पाए जाते हैं। फिर इनमें संचित भोजन, या संचित भोजन से पहले बच्चों पहले पोषण देख लेते हैं इनमें। हां, अब पोषण की बात करें तो हमें पता है कवक क्या होती हैं भाई? ये भी विषम पोषी होती हैं, है ना? कोई भी कवक स्वपोषी नहीं होती। कवक सभी के सभी क्या हैं? विषम पोषी हैं। और विषम पोषी में भी अधिकांश जो हैं वो क्या होती हैं? मृतोपजीवी। अधिकांश क्या होती हैं? मृतोपजीवी, यानी किसके रूप में काम करती हैं? डीकंपोजर्स के रूप में।
अपघटनकारी के रूप में, है ना। ये भी अपना भोजन जो है वो मृत कार्बनिक पदार्थों से लेती है, तो विषमपोषी होती हैं और अधिकांश मृतोपजीवी। कुछ रोग भी उत्पन्न करती हैं, परजीवी भी होती हैं, कुछ सहजीविता भी दर्शाती हैं। हां, जैसे अपन ने पढ़ा था किसमें, माइकोराइजा में, बिल्कुल सही। तो विषमपोषी हैं, अधिकांश होंगी मृतोपजीवी। और फिर इनमें संचित भोजन, तो इनमें संचित भोजन क्या होता है भाई, ग्लाइकोजन एवं ऑयल। ठीक है, तो क्या क्या लक्षण अपन ने देखे कवक के अध्ययन को अपन ने माइकोलॉजी कह दिया। आवास लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन है। हां, लेकिन जहां पे गर्मी ज्यादा होगी, आर्द्रता ज्यादा होगी, नमी ज्यादा होगी, वहां पर ज्यादा वृद्धि करेंगे। कोशिका भित्ति किससे बनी है हमने देख लिया, काय संगठन इनमें कैसा होता है वो देख लिया। पोषण, ये सब विषमपोषी हैं, मृतोपजीवी होती हैं, और इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन और ऑयल होता है। ठीक है, ये तो अपन ने एक बात कर ली। अब ये दिखती कैसी हैं, है ना। कवक को देखा अपन ने, तो इनकी बाह्य आकारिकी देखे भाई, तो इनकी जो बाह्य आकारिकी है, हां, तो आपने देखा होगा बाह्य आकारिकी या इनका मॉर्फोलॉजी, तो आपने देखा होगा इनमें बच्चों धागे, तंतुमय धागे जैसी संरचना होती है ना। कवक में ये ऐसे तंतुमय धागे रूपी संरचना होती है, और ये तंतुमय धागे रूपी संरचना को ही हम क्या कहते हैं, हाइफे। ठीक है, तो आपके पास ये जो बाह्य आकारिकी की हम बात करें, तो कवक जो है, कवक को बाहर से आकारिकी रूप से देखें तो इसमें आपको ऐसे धागे रूपे, तंतुमय धागे रूपी संरचनाएं दिखती हैं, जिसे हम हाइफे कहते हैं। और ये हाइफे जो है वो एक गुच्छों में, हाइफे, ये सारे के सारे हाइफे जो है ना बच्चों, ये गुच्छे में पाए जाते हैं, और उस गुच्छे को क्या कहते हैं, माइसीलियम, है ना। तो तंतुमय जो धागे रूपी संरचना है, एक धागा या एक तंतुमय धागे रूपी संरचना, ये एक, ये दूसरी, ये तंतुमय धागे रूपी संरचना को तो क्या कहते हैं, हाइफे। और हाइफे का समूह, हाइफे के गुच्छे को, कई सारे हाइफे एक दूसरे से गुच्छे या समूह में उपस्थित होते हैं, तो उन गुच्छे या हाइफे के समूह को क्या कहेंगे, माइसीलियम कहते हैं, है ना। तो हम यहां पे लिख ले एक सेकेंड। तो कवक की बाह्य आकारिकी की बात हो रही है या मॉर्फोलॉजी की, तो इनमें सबसे पहले धागे रूपी पतले तंतुमय संरचना क्या कहलाती है, हाइफे, है ना। ऐसे लंबे लंबे धागे, तंतुमय रूपी संरचना क्या होगी, हाइफे। और हाइफे के समूह को क्या कहेंगे, हाइफे के समूह को हम क्या कहते हैं बच्चों, माइसीलियम। हाइफे के समूह को क्या कहेंगे बच्चों, माइसीलियम। तो धागे रूपी पतले तंतुमय संरचना क्या हो गई, हाइफे, और हाइफे का गुच्छा माइसीलियम। इस प्रकार की आपको कवक दिखाई देगी। अब ये जो माइसीलियम है ना बच्चों, हां, ये माइसीलियम भी दो प्रकार का होगा। ये माइसीलियम भी क्या होता है बच्चों, दो प्रकार का, ध्यान से सुनेंगे। एक होता है सेप्टेट और एक होता है एसेप्टेट। क्या मतलब है भाई, हां, ये मैंने यहां पर हाइफे का समूह बना दिया। अब अगर हाइफे के समूह में, हां, जो कोशिकाएं हैं उनके मध्य ऐसी भित्ति पाई जाए,
है ना। ये देखो भाई, सब में एक एक केंद्रक हैं। तो जब भित्ति यानी सेप्टा कहते हैं बच्चों, ये एक भित्ति या सेप्टा है, ये अगर बीच में व्यवस्थित हो, ये बीच में पाई जाए, तो ऐसी संरचना को क्या कहेंगे? सेप्टेट। और अगर बीच में ऐसा कोई भित्ति ना हो, और बीच में ऐसी कोई भित्ति ही ना हो, तो वो बहुकेंद्र की अवस्था बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी? ऐसी बहुकेंद्र की अवस्था बन जाएगी ना, उसे क्या कहेंगे? एसेप्टेट। मतलब सेप्टेट का मतलब है कि ये आपको फिर एक केंद्र की अब मिलेगी, क्योंकि हर केंद्रक, एक केंद्रक के बीच में भित्ति आ गई यानी सेप्टा आ गया, तो भित्ति या सेप्टा आ गया, तो ये सेप्टेट सारे के सारे क्या होंगे? एक केंद्र की। और जो एसेप्टेट है उसके बीच में भित्ति या सेप्टा है ही नहीं, और भित्ति या सेप्टा है ही नहीं, तो ये कौन सी कंडीशन बन गई? बहुकेंद्रकीय। और ये भी केंद्रक विभाजन से बनी है, तो इस कंडीशन को भी हम क्या कह सकते हैं? सीनोसाइटिक। क्या कह सकते हैं बच्चों? सीनोसाइटिक। तो एसेप्टेट भी कैसी हो गई? बहुकेंद्रकीय यानी सीनोसाइटिक। तो क्या बात की बच्चों? देखो, हम कवक की बात कर रहे हैं। वापस हमने सामान्य लक्षण देख रहे हैं कवक के। हमने सबसे पहले जगत कवक की बात की, तो अब जितने भी जगत हैं, प्रोटिस्टा जगत है, कवक है, आगे पादप पढ़ेंगे, जंतु पढ़ेंगे, ये सारे के सारे जो जगत है उनका डोमेन तो अब क्या रहेगा? यूकैरियोट। सारे यूकैरियोट्स लक्षण हैं। कवक के अध्ययन को अपन ने माइकोलॉजी कह दिया, आवास अपन ने देख लिया, सभी जगह पाए जाते हैं। फिर भित्ति इनमें किससे बनी है? काइटिन से अपन ने देख लिया। काय संगठन, ये सब बहुकोशिकीय होंगी, इनमें ढीले उत्तक होंगे, विषम पोषी हैं, अधिकांश मृतोपजीवी होंगी। संचित भोजन ग्लाइकोजन, संचित भोजन इनमें स्टार्च नहीं हो सकता। स्टार्च संचित भोजन केवल किस में मिलता है? जो स्वपोषी हैं। जो भी जीव स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषी होते हैं उनमें स्टार्च पढ़ते हैं हम। और फिर अपन ने देख लिया कि जो ये दिखते कैसे हैं। जब आप इनको बाहर से देखोगे तो इनमें आपको ऐसे धागे, तंतुमय धागे मिलेंगे। तंतुमय धागे को हम क्या कहते हैं? हाइफे। ये एक हाइफे, ये दूसरा हाइफे, और ये हाइफे का गुच्छा जो है या समूह है, उसे अपन ने क्या नाम दे दिया? माइसीलियम। अब ये माइसीलियम तो हाइफे के गुच्छे हैं। अब इनमें अगर हाइफे के बीच में सेप्टा है और उसमें एक एक केंद्रक है, तो ऐसे माइसीलियम को क्या कहेंगे? सेप्टेट। और अगर बीच में कोई भित्ति या सेप्टा नहीं है ना बच्चों, बीच में कोई सेप्टा या भित्ति नहीं है, इसका मतलब वो कैसे हो गए? बहुकेंद्रकीय हो गए। तो उनको फिर हम क्या कहेंगे? बहुकेंद्रकीय अवस्था यानी एसेप्टेट या सीनोसाइटिक कहेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, आज हमने किसकी बात की है? कवक के इंट्रोडक्शन की बात की है। ठीक है, हमने प्रोटिस्टा जगत पूरा कर लिया है और कवक का इंट्रोडक्शन देखा है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे कि कवक में जनन किस प्रकार होगा, कवक को हम कितने वर्गों में विभेदित कर सकते हैं, कवक को जब हम वर्गों में विभेदित कर रहे हैं तो किस कारण, किस आधार पर हम कवक को 4 वर्गों में विभेदित कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर बच्चों किसमें हम पढ़ेंगे? कवक के लक्षणों की। मैं आपको हमेशा बता रहा हूं, ये केवल एक ही चैप्टर है। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक, हम पढ़ तो अलग अलग जगत रहे हैं, लेकिन ये तीनों जगत आपके एक ही चैप्टर में दे रखे हैं। ठीक है, तो बहुत आसान चीज है, लेकिन याद तभी होगा जब आप इसको रोज या रेगुलर पढ़ते रहेंगे। तो क्लासिफिकेशन का एक ही उसूल है, एक ही तरीका है कि आप उसे रोज पढ़ते रहिए, रोज उदाहरण याद रखते रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग कवक के आगे के लक्षणों की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।